इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहले मैं थोड़ा सा गाना गा देता हूँ बेटा। देखो होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। इसको मैं वाइट बोर्ड में समझाता हूँ, फिर इसको खोल लूँगा फिर से। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है बेटा, एक्चुअली क्या है, पीरियोडिक टेबल से हमें ये बात पता है कि डाउन द ग्रुप जो है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला पी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो होता है 13th ग्रुप, बोरॉन फैमिली, है ना। तो बोरॉन फैमिली जो है, पूरी की पूरी बोरॉन फैमिली में बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2NP1। अच्छा, तो एक्चुअली पी ब्लॉक के केस में ही आपको ये जो हम फिनोमेना देखने वाले हैं ये ऑब्जर्व कर पाते हैं। आइए पहले मैं आपको पी ब्लॉक के एक ग्रुप से इसको जनरलाइज करके एक्सप्लेन कर दूं। बोरॉन फैमिली होती क्या है सर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, एज इन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अच्छा, एक सेकंड बच्चों होल्ड कीजिए। चलिए, आवाज आ रहा है मेरा, बोल दो भाई, हेलो। यस सर। अब अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बच्चों ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका वैलेंस, अच्छा एक सेकंड, अभिषेक नहीं आया क्या, ओके लेट मी, हाँ ठीक है। तो इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन होगा भैया 2s2 2p1। नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले का होगा 3s2 3p1। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड का है। वैसे ही 4s2 4p1, वैसे ही 5s2 5p1, वैसे ही 6s2 6p1। तो बच्चों देखो, अब आप आफ्बाउ रूल से तो ये बात जानते हो कि ns और np के सबशेल में एनर्जी डिफरेंस होता है। भले दोनों nth शेल के हैं, लेकिन फिर भी आफ्बाउ रूल कहता है n प्लस एल का वैल्यू निकालो। तो अगर इसका n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा n प्लस जीरो, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हर पीरियड के लिए अलग अलग होगा, और इसके लिए हो जाएगा n प्लस वन। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब इतनी बात जानते हैं कि ns और np में np की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, जिसका डाउट है ग्रामीण वो तो हाँ बोले। चलो, तो ns और np के बीच में एनर्जी डिफरेंस तो होता ही है, ये हमको आफ्बाउ के नियम से पता है। अब बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है, और वैसे हमारा कॉमन सेंस भी हमको ये बात की गवाही देगा। क्या बात की गवाही देगा सर, बच्चों होता ये है कि डाउन द ग्रुप जाते जाते, मतलब 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, 3s और 3p में ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। 4s और 4p में ये एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाता है। 5s और 5p में एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है 6s और 6p में। ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ क्यों जाता है सर, बच्चों बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि नीचे जाते जाते न्यूक्लियस होता जाता है मजबूत, और न्यूक्लियस जो है ये अंदर वाले एस को, क्योंकि शायद इतना आपने पीरियोडिक टेबल से सुना होगा कि एस का पेनिट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा अंदर होता है। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है, और न्यूक्लियस अगर मजबूत होता जा रहा है, सर न्यूक्लियस क्यों मजबूत हो रहा है, अरे यार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना नीचे जाते जाते। तो एक्चुअली ये भारी न्यूक्लियस एन एस के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अंदर खींच लेता है। ज़्यादा अंदर खींचेगा तो एन पी को कम खींच पाएगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप बच्चों साइज बढ़ता है, बात सच्चाई है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता यानी कि मेटालिक नेचर भी इंक्रीज होता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, वैलेंस शेल के। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि नीचे वाले मेटल के लिए, मतलब ये सबसे नीचे वाले मेटल के लिए अब ns जो है वो इनर शेल की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों, क्योंकि काफ़ी अंदर आ गया है, तो केवल इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे क्योंकि साइज बढ़ता है, लेकिन कौन से, वैलेंस शेल। क्यों, वैलेंस शेल कहलाने की योग्यता केवल कौन रखता है, एनपी। हेलो, यस सर। और अब बच्चों खुद बताओ सर, आपने सेवेंथ पीरियड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा सेवेंथ पीरियड ऐसे ही रेडियो एक्टिव होता है, उन पे काम ही नहीं करते।
तो एक्चुअली ये जो हम फिनोमेना आपको समझा रहे हैं, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किसके लिए किया जाता है? सिक्स्थ पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में वाकई में 6s बहुत अंदर चले जाते हैं इन कंपैरिजन टू 6p। तो केवल किसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं? 6p के। हाँ, अगर आप सच्चाई पूछोगे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहते हैं कि फिफ्थ पीरियड में भी ये काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया जाता है, पर बहुत शिद्दत से ये किस पीरियड में ऑब्जर्व किया जाता है? सिक्स पीरियड। पर हाँ, फिफ्थ पीरियड में भी ये देखा जाता है। फोर्थ पीरियड तक ऐसा बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होता। इसलिए बोला जाता है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यानी कि NS और NP का जो एनर्जी डिफरेंस बढ़ना है, ये प्रीडोमिनेंटली फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में होता है। जिसमें अगर आपसे कोई चीज पूछेगा फिफ्थ में ज़्यादा कि सिक्स में ज़्यादा, तो आपका कॉमन सेंस से बात कहेगा भाई सिक्स का न्यूक्लियस ज़्यादा मजबूत है, 6s ज़्यादा अंदर रहेगा, 6p ज़्यादा बाहर रहेगा, तो 6s और p का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें ज़्यादा ऑब्जर्व किया। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? वापस मैं पिछले स्लाइड में आता हूँ और इसको आपको फिर से एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि अगर आप बोरॉन फैमिली की बात करो तो बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। मेटालिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। हाँ सर। लेकिन बच्चों, ये जो पी ब्लॉक के भले बोरॉन फैमिली के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। लेकिन एक्चुअली डाउन द ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे? केवल पी के। एस के इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक्चुअली डाउन द ग्रुप क्या होने की टेंडेंसी बढ़ेगी? +1 का स्टेट अक्वायर करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हाँ, प्लस का स्टेट अक्वायर करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो सही, पर किसकी? +1 की। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरलाइज करके कहता है कि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंक्रीजेस। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 का क्या अर्थ हुआ सर? अब जैसे सर मान लो हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं। कार्बन फैमिली होता है NS2 NP4, सॉरी NS2 NP2 कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली क्या है? काशी गए शंकर पार्वती। तो एक्चुअली डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर तो बढ़ेगा, मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्ट करना बढ़ेगा, लेकिन कौन सा प्लस? +4 नहीं, +2 का। हेलो हेलो। Yes, sir. और Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछेगा +4 का क्या है, तो एक्चुअली बात होगी +4 होने की क्षमता। अगर कंपेयर करोगे तो +4 होने की क्षमता जर्मेनियम तक बढ़ेगी, यहां तक ये इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज करने लगेगा। हेलो। क्योंकि जर्मेनियम तक बच्चों इनर्ट, मतलब जर्मेनियम का अर्थ ये हो गया जैसे सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड तक ये लगभग इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना प्रीडोमिनेंट नहीं होता, ये फिफ्थ और सिक्स्थ में डोमिनेंस लेता है। हेलो। Yes, sir. आइए इसको इंग्लिश, इनर्ट पेयर इफेक्ट की इंग्लिश कहती है एलिमेंट्स केवल पी ब्लॉक केस में ऐसा होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा होता क्यों? एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है नीचे जाने पे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द डिफरेंस बिटवीन NS एंड NP सबशेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। एज अ रिजल्ट इसके कारण NP बिकम्स ऑफ मच हायर एनर्जी देन NS। NS अंदर आ जाता है तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो भाई न्यूक्लियस के प्रभाव में आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, और NP की ज़्यादा होगी, मतलब वो वैलेंस शेल होगा। एंड ओनली NP स्टार्ट बिहेविंग एज वैलेंस ऑर्बिटल। केवल NP के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, क्योंकि NS तो अब इनर शेल की तरह बिहेव करने लगेगा। और बस बच्चों, है ना, फिर बस बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की आगे बात है। चलो, पॉइंट क्रमांक 3 सबको समझ में आता है। हाँ, और इंग्लिश में डाउट पूछ लो बच्चों। Sir, page number 3. पेज नंबर 3 के पहले, अच्छा 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। 2 पे और किसी को कुछ नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। हाँ, 3 में क्या पूछ रहा है प्रखर? Sir, second point का explanation. सेकेंड पॉइंट एक बार रीड कर दे बेटा। Atomic radii increases down the group, but the size of gallium is lesser that of aluminium. ठीक है, अब सामने देखो बेटा, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है सर? इसमें सेकेंड शेल में भरा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से तो बढ़ेगा ही सर, बढ़ना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है?
किसका एक्सेप्शन है? गैलियम एंड एल्यूमिनियम। गैलियम और एल्यूमिनियम का। कायदे से डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है। आइए देखें क्यों। एक्सप्लेनेशन पढ़ो प्रखर। In general, on moving down the group, atomic size increases. बस Because they added to the next cell. रीड नहीं करना, पढ़ना है। कह रहा है जनरली जो है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। अच्छा, हमको पता भी है पर फिर भी इसने लिखा है। अच्छा, क्यों बढ़ता है भैया बताओ? बिकॉज Because they added to the next cell. बिकॉज Added to the next cell, कौन एडेड टू द नेक्स्ट सेल? electron. हाँ, तो लिखा नहीं है बेटा इसने, ऑब्वियस बात है, खुद इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सुधार देते। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ लिखा नहीं है इस बच्चे ने, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हाँ आगे। And Z effective remain almost constant. अब सुन लो पहले इस बात को बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेक्स्ट शेल में भरता है, तो नेक्स्ट शेल तो सर दूर ही होती है। अच्छा, और तो और आप, कई लोग कहते हैं सर अगर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में भर रहा है तो सर अंदर न्यूक्लियस भी तो मजबूत हो रहा है। लेकिन बच्चों वो जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस अपनी इफेक्टिव ताकत नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी अंदर प्रोटॉन्स होंगे ना, वो प्रोटॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, वो शील्डिंग करते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव होता है एक्चुअली एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो एक्चुअल सच्चाई ये है कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जो होता है ये लगभग सेम रहता है। हेलो, क्यों? क्योंकि भले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो शील्डिंग है ये जेड इफेक्टिव को लगभग सेम रहने देती है। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा, एक्चुअली बच्चों यही शील्डिंग एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते समय, जो भाई शील्डिंग क्या करती है, इनर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, यही शील्डिंग ना कमज़ोर हो जाती है। किसके केस में? एल्यूमिनियम से गैलियम जाने के केस में। कैसे कमज़ोर होती है सर? आइए उसको समझिए। चलो, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जेड इफेक्टिव सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स बढ़ते हैं उनका अट्रैक्शन कॉम्पनसेट हो जाता है शील्डिंग से। इसके केस में नहीं हो रहा होगा। क्यों? आइए देखते हैं, पढ़ो। However, in gallium, due to addition of extra 10d block electron, the nuclear charge is increased बस and moreover, बस 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 पहले इस बात को समझ लेते हैं। भाई मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि जेड इफेक्टिव है, ये डाउन द ग्रुप लगभग सेम रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स ऐड होने का जो फैक्टर है वो शील्डिंग जो है वो कॉम्पनसेट कर देती है, तो लगभग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। अच्छा, तो अंदर न्यूक्लियस मजबूत हो नहीं पाया अपने अट्रैक्शन के टर्म्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अलग अलग नेक्स्ट शेल में होती गई तो साइज बढ़ता गया। अब बच्चों एल्यूमिनियम से गैलियम में होता क्या है, देखो नीचे आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैं क्यों दोबारा लिखूँ। चलो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो एल्यूमिनियम से गैलियम में होता क्या है बच्चों, खुद सोचो। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यहाँ कोई डी भरा होता है नहीं। एल्यूमिनियम से जब गैलियम में आते हैं फोर्थ पीरियड में बच्चों, यहाँ सबसे पहली बार डी का इंट्रोडक्शन होता है। इतना तो पता है आपको? yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर डी का इंट्रोडक्शन होगा बच्चों तो इससे होगा क्या, 10 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा भर रहे हैं, जो कि बोरॉन से एल्यूमिनियम पे नहीं भर रहे थे, पर एल्यूमिनियम से गैलियम आने पे ये 10 अगर एलिमेंट्स भरे हैं तो जो न्यूक्लियस है Z है वो 10 के फैक्टर से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। हेलो,
अच्छा, आप बोलेंगे सर अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए तो क्या हुआ? आपने सर ये बताया तो कि जो उसका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो शील्ड करके कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो बच्चों जो एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन को कॉम्पनसेट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, वो भी डी में भरे होंगे, 3D में भरता है ना ये। हेलो, Yes, sir. और गैलियम तक की दूरी क्या है? फोर्थ शेल की दूरी है। तो हम कहेंगे सर जो 3/3 शेल में डी के इलेक्ट्रॉन्स भरे वो शील्ड कर देंगे। आपको शायद याद होगा बच्चों, नहीं याद तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो शील्डिंग करने की क्षमता होती है ये एस सब शेल की बहुत ज़्यादा होती है, फिर पी की, और बच्चों डी और एफ की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। ये पता है आपको? हेलो, ये पता है आपको? तो क्योंकि Z बढ़ा बाय एन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 10 और जो कॉम्पनसेट करने का शील्डिंग की वैल्यू थी वो एक्चुअली बढ़ी नहीं, ये शील्डिंग जो है काफी पुअर रही। क्या रही? काफी Poor. मतलब शील्डिंग की वैल्यू काफी कम होगी। तो देखो मैंने जान के सिग्मा, ये शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा से बनाया, जान के इसको पतला बनाया है कि इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है। अब खुद मैथमेटिकली सोचो सर, अगर Z बढ़ा, अगर Z बढ़ा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर सिग्मा घटा तो Z इफेक्टिव, मैथमेटिकली सोचो, जो चीज माइनस होनी है अगर वो कम माइनस हो रही है तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। हेलो, Yes, sir. अब बच्चों इतना भारी और शक्तिशाली न्यूक्लियस ऐसी तैसी कराओ तुम फोर्थ शेल में भर रहे हो, हम तुमको खींच लाएंगे। हेलो, एक सेकंड रुकिएगा। Yes, sir. अच्छा, एक बार फिर से, जब भी हम जनरलाइज करते हैं, हम जनरलाइज करना का बात तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी नाम से पढ़ चुके हैं। मतलब हम एटॉमिक साइज को जनरलाइज कैसे किए हैं? हमने एटॉमिक साइज को जनरलाइज किया है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और हमने दोबारा लिखा भी है जनरल। और बढ़ेगा क्यों, उसका रीजन भी दोबारा लिखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नेक्स्ट शेल में होती है और जो न्यूक्लियस की ताकत है वो लगभग सेम रहती है। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव सेम रहता है। ये हमने बात कह दी। अब फिर जब हम आगे की बात करते हैं ना बच्चों, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रिसाइज्ड डेटा, और उसके आधार पे हम थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देते हैं। देखो, हमने कुछ सोच लिया तो दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। दुनिया चल रही है, हम सोच सकते हैं, हमारे पास सोचने का कोई दायरा, कोई थ्योरेटिकल पैमाना है कि नहीं है, वो है ना भाई साइंस। हेलो, तो कभी भी बच्चों कुछ भी जनरलाइज बात का हम एक्सेप्शन देखते हैं ना, तो वो केवल उस केस के लिए वैलिड होता है, उसको हमेशा मत लगा दो। हमेशा तो पीरियोडिसिटी चलती है। तो ये बात केवल वैलिड किसके केस में है? Aluminium and gallium. एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में केवल। अच्छा, अब आप कहो, हालांकि अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं थोड़ी सी आगे बात कर दे रहा हूं कि सर उसके नीचे ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा डी तो गैलियम के पीछे भी भरा और इंडियम के पीछे भी भरा। हेलो, Yes, sir. और थेलियम के पीछे भी भरा। अरे तो तेरे में भी भरा, तेरे में भी भरा, तेरे में भी भरा, तेरी भी आंख फूटी, तेरी भी आंख फूटी, तेरी भी आंख फूटी, आंख फूटी, आंख फूटी, टाई। अब क्या करें? अरे यार, जो फैक्टर था वो तो टाई हो गया ना। अब क्या करें? फिर जनरल पीरियोडिसिटी ना फॉलो करोगे। हेलो, Yes, sir. मेरी बात समझे? अरे जो इसमें अलग था गैलियम में, जो एल्यूमिनियम में नहीं था, वो तो सब में है ना, तो सब में टाई हो गया। तो जो एक्सेप्शन था वो भी टाई। भाई जो एक्सेप्शन एक्चुअली नहीं है वो लॉजिक ही, हम उसको पता नहीं ऐसा नाम कह देते हैं कि ये एक्सेप्शन वाली बात हो गई, पर है तो उसके पीछे भी एक लॉजिक। हेलो, Yes, sir. ठीक है, और बोलो बच्चों, पी ब्लॉक में और डाउट पूछो, तीसरे पेज के बाद, Sir, page number 7. पेज नंबर 7 के पहले, 7 के पहले नहीं है। 7 बोल बेटा, डाउट बोल, कहाँ पे? Sir, ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिए. देख लो बेटा, ये एग्जाम्पल देख लो बच्चों। ये एग्जाम्पल समझाता है कि BCl3 का पानी के साथ रिएक्शन क्यों और कैसे होता है। अब रिएक्शन तो होता है भैया, आइए इसको समझे होता कैसे है। बच्चों BCl3 के नीचे लिखा हुआ है लुईस एसिड। शायद हम ये केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लें। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 और 3 हुए 6।
इसका एक पी अभी भी खाली है, आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है नीचे कन्फिग्रेशन से, देख ले पहले इसको कि बोरॉन है, बोरॉन का कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p1, बॉन्डिंग तो वैलेंशियल से होती है तो केवल वैलेंशियल देखो तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। 3 बॉन्ड बना रहा है 3 क्लोरीन के साथ, तो खुद को एक्साइट करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट में उसने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किया और 3 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ उसका। लेकिन एक ऑर्बिटल देखो अभी भी खाली है, ये खाली ऑर्बिटल इसको अभी भी BCl3 भले न्यूट्रल है पर ये खाली ऑर्बिटल इसको अभी भी एक भूख क्रिएटेड रखेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहेगी। भले BCl3 में आपको पॉजिटिव चार्ज ना दिख रहा हो पर ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का खालीपन इलेक्ट्रॉन को खींचने का एक एग्जाम्पल है, एक रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए शायद हमें पता भी होगा कि BCl3 देयरफॉर बिहेव्स एज अ लोएस्ट एसिड, यानी कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को तकलीफ? डाउट पूछने वाले यू हैव टू से यस। Yes, sir. ठीक है, अगर मतलब समझ में आ रहा है तो इधर से नो और यस, तो यहाँ तक राइट है। Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों वही इसकी लोएस्ट एसिडिक नेचर पानी को आकर्षित करती है। पानी को क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि पानी के ऑक्सीजन में लोन पेयर है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे देगा, तो ये बिहेव करेगा पानी एज अ लोएस्ट बेस। तकलीफ? No, sir. वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं बेटा हम आपको कि BCl3 लोएस्ट एसिड, पानी लोएस्ट बेस, पानी के लोन पेयर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। खाली ऑर्बिटल मैंने आपको दिखाई दिया, तो देखो B 3 क्लोरीन है, मान लो पानी के लोन पेयर आके इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बॉन्ड बन गया, तो टेट्राहेड्रल बना दिया। देखो मैंने टेट्राहेड्रल जैसी फोटो बना दी है। हालांकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ऑक्सीजन में मुझे एक चार्ज लगाना चाहिए। वो चार्ज क्या होगा बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस। कोई तकलीफ? No, sir. ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्जेस बच्चे ने नहीं बनाए, आपको बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमें पता है सर, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मरता कौन है? गरीब। कौन है गरीब? हाइड्रोजन। तो वो किसी भी 2 में से एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन रख लिया और वो हाइड्रोजन किस ऐसे रिलीज हुआ? इन फॉर्म ऑफ H+। देखो यहाँ लिखा मैंने -H+, और अगर ये H+ रिलीज हो गया तो ये आ गया वो। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर प्लस चार्ज आया, तो बोरॉन ने लिया है तो उस पर माइनस चार्ज भी आया होगा। ये यहाँ दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, ये आपको लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। कोई तकलीफ? No, sir. अच्छा, अब खुद गौर करो, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो ये O पे जो प्लस था वो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, लेकिन B ने अभी भी लिया हुआ है तो वो बन जाएगा B-। हेलो, यहाँ पे ये फोटो बच्चे ने गलत बनाई है, यहाँ पे Cl- आयन नहीं होना चाहिए। अब फोटो ठीक है बच्चों, यहाँ तक की तकलीफ किसी को? भाई बोरॉन 3 क्लोरीन, बोरॉन पे माइनस और ये जुड़ा हुआ है OH। अब ये फोटो ठीक लग रही है सबको? हेलो, Yes, sir. अब ये एक टेट्राहेड्रल बोरॉन है बच्चों। अब खुद बताओ, बोरॉन इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन? और शायद क्लोरीन के बारे में आपको ये बात पता भी है, अरे हेलोजन है सर, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं ये। हेलो, Yes, sir. तो वही अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? 3 में से कोई भी एक क्लोरीन बोरॉन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ Cl-। और देखो एक क्लोरीन निकल गया तो देखो 2 क्लोरीन बचे, एक OH बचा, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस बोरॉन पे था वो क्लोरीन ले गया तो ये बन गया Cl-। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको अलग से Cl- यहाँ पे लिखना चाहिए कि प्लस Cl-। हेलो, Yes, sir. अब सुनो बच्चों, ये तो मैंने आपको केवल पहला स्टेप बताया। अब मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप करा नहीं रहा हूँ, आपको कॉमन सेंस से सोचने को कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, एक पानी आया तो अल्टीमेटली किया क्या? अब देखो सीधा रटने वाली बात, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस दे दिया। अब सीधे रटने वाली बात, पानी आया तो पानी का OH जुड़ गया और एक पानी का H और ये Cl, यहाँ देखो H+ और ये Cl-, HCl निकल गया। हेलो, तो एक पानी आया तो एक HCl निकला और OH जुड़ा। वैसे ही और 2 पानी आएंगे तो ये दोनों Cl निकल जाएंगे और OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B और साथ में 3 OH। लेकिन सर अगर बोरॉन पे 3 OH भी आ गए तो भी रहा तो BCl3 जैसा ही। क्यों? बोरॉन में अगर 3 OH आए तो अभी भी सर है तो लोएस्ट एसिड, एक ऑर्बिटल तो अभी भी खाली है, तो एक पानी और आएगा, लेकिन वो पानी आएगा इन फॉर्म ऑफ पूरा का पूरा पानी। पानी ने इलेक्ट्रॉन दिए, उस पर आया H+, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अल्टीमेटली वो जब OH आएगा चौथा, तब न जाके चारों डब्बे भरेंगे,
लेकिन वो चौथा OH आने पे इस बोरॉन के पास हमेशा माइनस रहेगा। क्यों? अब ये क्यों नहीं निकल रहा सर? बेटा बोरॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम है, बोरॉन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा थी, वो टूट सकता था, ये नहीं टूटेगा, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। और क्या बन जाएगा? बोरॉन के पास 4 OH और 1 माइनस, तो क्या लिखा हुआ है? BOH4 और होल माइनस। और अब ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हेलो, Yes, sir. बाकी लोगों? Yes, sir. चलो, अब थोड़ा सा मैं बच्चों आपके स्कूल लेवल की बात करता हूँ। पता है आपको स्कूल में इतना बड़ा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं केवल आपको बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस, हालांकि एक कॉमन सेंस आपको स्कूल लेवल तक ना पता हो तो स्कूल लेवल में क्या काम करेंगे सर? स्कूल लेवल में बच्चों इतने में काम हो जाएगा। अच्छा, इतने में तो लिखा भी नहीं इसने। हाँ, यहाँ पे तो स्कूल लेवल में आप केवल इतनी बात लिख दो बेटा। क्या? मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, लिखा नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल में बात की हुई है मैंने। आप लोग एक काम करना, अपने नोट्स में ऐसे लिख लेना, क्या कि BCl3 प्लस H2O फॉर्म्स BOH4 और इस पे चार्ज है माइनस। हेलो, और बहुत ज़्यादा अगर आपको हीरो बनना हो स्कूल में तो आप यहाँ लिख देना कि ये है लुइस एसिड की तरह और ये है लुइस बेस की तरह। कोई तकलीफ बच्चों? No, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपकी BCl3 के हाइड्रोलिसिस कैसे होता है उसके पीछे का लॉजिक। और बोलो। और वही नीचे देखो एल्यूमिनियम के लिए बात कह रहा है कि भाई एल्यूमिनियम है तो बोरॉन फैमिली का ही, तो उसका भी लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो वो भी पानी के साथ। लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो D भी होते हैं, बोरॉन में तो भाई 1s और 3p, तो आपको पता है कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन एल्यूमिनियम की तो बढ़ सकती है। लेकिन कितनी बढ़ती है? 6 से ज़्यादा लोग में भीड़ हो जाती है, 6 तक अच्छा है। तो देखो इस पास 6 OH आ गए हैं, तो वही वाली बात है। कोई तकलीफ बच्चों? बोलना पड़ेगा।